नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2023 का जो विज्ञान विषय का पेपर हुआ था 4 अप्रैल 2023 को, उसका जो वास्तविक पेपर है आपका विज्ञान विषय का, उसको हल करने वाले हैं। उसके पेपर की जो आंसर की है वो डिस्कस करने वाले हैं। आप में से जो 8वीं बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं उनको पता होगा कि जो आपके पेपर हुआ था वो यही वाला पेपर आया था आपके परीक्षा के अंदर, और इसके जो पूरी आंसर की है हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने आंसर की को जो आप एग्जाम के अंदर आंसर लिख के आए हैं उनको अपने इस आंसर की से मिलान करके अपने नंबर की गणना भी कर सकते हैं कि आपके लगभग 80 में से कितने नंबर जो है वो आ रहे हैं। और आप इस वीडियो के अंदर अगर देखेंगे तो आपके जो वास्तविक परीक्षा थी उसके अंदर आपके जो हमने 70 आपके जो मॉडल पेपर के वीडियो बनाए थे बोर्ड द्वारा जारी किए हुए, इसी यूट्यूब चैनल पर सोल्व कराए थे, उसमें लगभग 70 नंबर के क्वेश्चन जो है उनमें से आपके आए थे इन 80 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। यानी कि 80 नंबर का जो टोटल पेपर था उसमें से 70 नंबर के क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर जो हमने सोल्व कराए थे उनमें से आए थे। और जो हमने मॉडल पेपर सोल्व कराए थे वो आपके RSCRT द्वारा जारी किए गए थे। जो बोर्ड आपके बोर्ड की परीक्षा करवाता है, 8वीं बोर्ड की परीक्षा कराता है, उसी बोर्ड द्वारा जारी किए गए थे। तो वो एक जो उनके एक्सपर्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं मॉडल पेपर। और आपके जो वास्तविक परीक्षा होती है उनके जो पेपर होते हैं वो भी उन्हीं में से कुछ लोगों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो उनका जो है बहुत महत्व होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमने 5 वीडियो बनाए थे मॉडल पेपर से संबंधित, वो जो वीडियो थे उनमें से लगभग आपके 70 नंबर के क्वेश्चन आए थे। आपको बता देता हूँ मैं, ये जो आपका प्लेलिस्ट है ये हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखी है। तो ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसमें हमने टोटल मिला के 5 वीडियो डाल रखे हैं, सिर्फ 5 वीडियो। और इनमें से आपके क्वेश्चन आए थे 70 नंबर के क्वेश्चन लगभग, जिसमें से लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन तो आपके ऐसे कैसे आए थे मॉडल पेपर से, और बाकी जो 25-30 नंबर के क्वेश्चन आपके कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन चेंज के साथ में आपके आए थे। और आप ये देख सकते हैं जो मॉडल पेपर के हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, इनको काफ़ी सारे लोगों ने देखा था। ये वीडियो है आपके, इसको लगभग 13,000 लोगों ने देखा था। और ये जो आपके थंबनेल पे ये जो चित्र बना रखा है सौर परिवार का चित्र, तो ये चित्र भी आपके परीक्षा में पूछा गया था ऐसे कैसे ही। और अगर किसी ने ये जो हमारा वीडियो का थंबनेल है वो भी देख लिया हो तो ध्यान से, तो उसके भी लगभग 3-4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका जो मॉडल पेपर होते हैं, कहने का मतलब ये है कि इनका जो है वो बहुत महत्व होता है। और इन सभी वीडियो को लगभग जो इनका कुल समय है वो 60 मिनट का है। तो इस 60 मिनट के वीडियो से आपके जो है सारे क्वेश्चन इसमें से बैठे थे। और ये जो है लगभग सारे वीडियो मिला के 42-45 हज़ार लोगों ने देखे हैं। तो उनमें से अगर जिन भी लोगों ने सीरियसली ये पूरे वीडियो जो है गंभीरता से देखे होंगे तो उनके अच्छे अंक भी आ रहे होंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो भी सही हो रहे होंगे। और कुछ लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि ये जो है पेपर आपने डाले हैं वो क्या रियल पेपर है या फिर फर्जी है, या फिर ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसे करके कमेंट करते हैं बच्चे के रियल पेपर चाहिए हमको। तो ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप है ना रियल पेपर के चक्कर में अपना समय बर्बाद नहीं करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जो है आपके भी परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं, क्योंकि ये जो पेपर हैं आपके बोर्ड द्वारा जारी किए हुए हैं और आपका जो पेपर करवाता है वो भी बोर्ड ही करवाता है। तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है ऐसे कैसे मिलने के चांस रहते हैं। मैं आपको दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि आपके 100% इन्हीं में से पेपर आएगा और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो है काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपके इनमें से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से तो अभी जो साथी कक्षा 6, 7 और 9 का पेपर दे रहे हैं, अभी जिनके परीक्षाएं कुछ 1-2 पेपर हो चुके हैं और बाकी काफ़ी सारी परीक्षाएं बाकी है, उनके लिए भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो अपलोड करने वाले हैं मॉडल पेपर से संबंधित, और मॉडल पेपर हल करवाने वाले हैं। तो उन साथियों से मेरा निवेदन है, और ऐसे साथी जिनके मतलब कोई भाई बहन है या फिर अगर कोई अभिभावक ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके बच्चे वगैरह जो भी 6ठी 7वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो अपने बच्चों को जो है इन मॉडल पेपर के वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि उनके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और परीक्षा में अच्छे नंबर आने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम ये पूरी आंसर की जो है वो आपकी देख लेते हैं, और इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन बहुत विस्तार से, जो बड़े क्वेश्चन हैं आपके उनको भी बहुत विस्तार से हल करने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन के आंसर मैं लिख के लाया हूँ विस्तार से। तो आप अपने जो आपने पेपर के अंदर आंसर लिखे हैं अपने जो परीक्षा के अंदर, उनसे मिलान करके अपने नंबर की गणना भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, पहला क्वेश्चन आया था परीक्षा के अंदर आपके जीवाश्म ईंधन के बारे में। तो जीवाश्म ईंधन कौन से हैं? तो कोयला है,
प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये सभी जो है आपके जीवाश्म ईंधन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अलैंगिक जनन मुकुलन किसके द्वारा किस में होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन किस में होता है? तो ये हाइड्रा के अंदर मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना था। और नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो है आपके जो निम्न में से नर पुरुष हार्मोन कौन सा है? तो नर पुरुष हार्मोन जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो नर पुरुष हार्मोन होता है, और ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो मादा लैंगिक हार्मोन होता है। नेक्स्ट है आपके ईंधन के रूप में अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है। तो ईंधन को अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस बनती है। तो ये जो आपके सारे क्वेश्चन है ये आपके मॉडल पेपर से आए थे। इनमें से कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके मॉडल पेपर में नहीं था। ये आपके तड़ित वाला क्वेश्चन ये भी आपके मॉडल पेपर से आया था। तो इसमें जो है आपका ये बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए जो है तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अग्निरोधक भट्टी अग्निरोधक जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो कौन सा है? इसमें से कौन सा उदाहरण जो है उसका है? तो मेलामाइन जो है अग्निरोधक प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको ऐसा चित्र बनाना था, एक रेखा चित्र बनाना था रफ ऐसे मनुष्य की आकृति का, और उसमें आपको जो ग्रंथियाँ होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो दिखानी थी। जैसे पीयूष ग्रंथि और जो पीनियल ग्रंथि होती है वो आपके मस्तिष्क के अंदर होती है। अटू ग्रंथि और एक और होती है परा अटू ग्रंथि, वो आपके गले के अंदर होती है। थाइमस ग्रंथि है जो वो यहाँ पे होती है आपके, और अधिवृक्क ग्रंथि जो है आपके वृक्क के ऊपर होती है। अग्नाशय ग्रंथि आपके अग्नाशय जो होता है जो आमाशय के पास में होता है वहीं पे आपके अग्नाशय ग्रंथि होती है। और नर जनन और मादा जनन ग्रंथियाँ जो होती है वो आपके नर जनन ग्रंथि आपके पुरुषों में पाई जाती है और मादा जनन ग्रंथि महिलाओं में पाई जाती है। इस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। तो अलैंगिक जनन जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम भी लिखिए। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें क्या होता है अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है। इसमें क्या होता है? एक ही जनक होता है, 2 जनक नहीं होते हैं, एक ही जनक होता है। और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें कोई युग्मक नहीं होते और जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें एक ही जीव के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। और कई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं। और इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो अलैंगिक जनन के उदाहरण है एक तो मुकुलन द्वारा जनन और द्विविखंडन द्वारा जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आया था सोने और चांदी को पिघालने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और ये क्यों आवश्यक है, क्यों करते हैं? तो आपको इसमें लिखना था कि जो स्वर्णकार होते हैं वो ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं। और बाहरी क्षेत्र का उपयोग क्यों करते हैं? तो क्योंकि सबसे जो गर्म भाग होता है वो बाहरी क्षेत्र होता है ज्वाला का, तो वहाँ से जो है जल्दी जो सोने चांदी की जो धातुएं होती है वो जल्दी पिघल जाती हैं। इस प्रकार से आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके भू संपर्कण से आप क्या समझते हैं और भू संपर्कण व्यवस्था क्यों की जाती है? तो भू संपर्कण क्या होती है? हमारे जो बिजली के उपकरण होते हैं उनको क्या करते हैं, एक चालक तार से जो कम प्रतिरोध वाला चालक तार होता है उससे ज़मीन से उसको स्पर्श मतलब कनेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हमारे बिजली के उपकरण के अंदर धारा की मात्रा बढ़ जाती है और वो धारा उसके उपकरण के अंदर भी प्रवाहित होने लग जाती है, तो उससे क्या है कि हम अगर उसको छूते हैं, जो भी उसको चलाने वाला है उसको छूता है तो उसके करंट का झटका लग सकता है। तो अगर भू संपर्क करने से क्या होगा कि उसके जो अतिरिक्त धारा की मात्रा होगी वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी, तो उससे क्या है हमारे को झटका नहीं लगेगा और करंट नहीं लगेगा। इस प्रकार से इसका ये लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें अभी मैंने बताया आपको थंबनेल पे हमारे वीडियो में वहाँ से हमारे ये क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में भी सोल्व कराया था और वहीं से ये क्वेश्चन आया है आपके ऐसे कैसे। तो इसमें आपको सौर परिवार का चित्र बनाना था और सौर परिवार के जो ग्रह हैं वो उनके नाम दर्शाने थे आपको। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इस प्रकार से ये सौर परिवार के 8 ग्रह हैं। इनको इस प्रकार से आपको बीच में सूर्य बनाना था, उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए आपको ग्रहों को दर्शाना था। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से सत्य असत्य की पहचान करनी है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ईस्ट का उपयोग अल्कोहल उत्पादन में किया जाता है, ये आपके सत्य है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एडिस मच्छर है, तो ये आपका कथन गलत है। जो मलेरिया का वाहक है वो एनाफ्लीज मच्छर होता है और जो एडिस मच्छर होता है वो डेंगू का वाहक होता है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नीले हरे शैवाल वायु में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, तो ये कथन जो है वो आपका सही कथन है।
और नेक्स्ट है हैज़ा और सर्दी जुकाम जो है संचारी रोग है, तो हाँ ये संचारी रोग, मतलब इसमें पूछा गया था, कहा गया कि संचारी रोग नहीं है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों रोग हैं वो आपके संचारी रोग हैं, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन है। तो आपको इसमें से जो है सही जो ऑप्शन है वो रिक्त स्थान में पढ़ने थे। तो पहला है प्लास्टिक, उष्मा और विद्युत के, तो इसमें आपके आ जाएगा कुचालक, तो कुचालक हैं, प्लास्टिक और उष्मा के कुचालक हैं, प्लास्टिक उष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसमें कुचालक आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके जल निकास व्यवस्था में, तो इसमें आ जाएगा प्लास्टिक अपशिष्ट जो होते हैं वो सर्वाधिक बाधक होते हैं, ये आपके इसमें रिक्त स्थान में पढ़ना था। नेक्स्ट है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रकृति जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, यहाँ पे जैव निम्नीकरणीय आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके नाइलॉन, क्या है, नाइलॉन एक कृत्रिम रेशा है, तो नाइलॉन ये कृत्रिम रेशा यहाँ पे रिक्त स्थान में पढ़ना था, नाइलॉन एक कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन जिसमें मिलान करना है, तो इसमें ऐसे मिलान करना था, जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, और बिटुमिन होता है, बिटुमिन का उपयोग पेंट निर्माण में किया जाता है, एलपीजी ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये जो सूर्य का प्रकाश होता है वो अक्षय ऊर्जा का जो है प्राकृतिक संसाधन होता है। इस प्रकार से आपको मिलान करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसमें ये वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, संकटग्रस्त जंतु या संकटग्रस्त प्रजाति जो है कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वन्य प्राणी या जंतु जहां संरक्षित और सुरक्षित रहते हैं वो क्या कहलाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है। नेक्स्ट है भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है, तो भारतीय विशाल गिलहरी को मालाबार गिलहरी या रतुफा इंडिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, रतुफा इंडिका भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र का नाम, तो भारत का जो प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र था वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, एमपी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बल को परिभाषित कीजिए और संपर्क और असंपर्क बल का एक उदाहरण दीजिए। तो बल क्या होता है, वह धक्का या खिंचाव जो वस्तु की विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बदल देता है और या फिर बदलने की प्रवृत्ति रखता है, बल कहलाता है। तो धक्का लगना या खींचना जो है और वो बल कहलाता है। और संपर्क बल के उदाहरण, तो पेशी बल और यांत्रिक बल जो है वो संपर्क बल के उदाहरण है, और असंपर्क बल गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल जो है वो इसके उदाहरण है। तो ये आपको आंसर लिखना था परीक्षा में। नेक्स्ट है आपके, वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं, और इसके बाद में है बर्फ से ढके रास्ते पर रेत क्यों डाली जाती है। तो इसका जो आंसर है वो आपको लिखना था कि जो वाहनों के टायर हैं वो खांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि खांचेदार टायर जो है खुरदरे होते हैं, और खुरदरे और लहरदार टायर जो होते हैं वो सड़क के बीच घर्षण बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, सड़क के बीच में और टायर के बीच में घर्षण बढ़ जाता है, और उनकी जो पकड़ होती है वो सड़क पर अच्छी बनी रहती है, जिससे क्या होता है वाहन फिसलते नहीं है। आपने देखा होगा कि जो वाहन के टायर पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, खुरदरे नहीं रहते हैं, लहरदार नहीं रहते हैं, खांचे उनके अंदर जो है वो घिस जाते हैं, तो फिर उनको क्या चेंज करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो क्या है वाहन जो है ब्रेक लगाने पर फिसल जाते हैं, रुकते नहीं हैं, तो उससे दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो वाहन के टायर हैं वो खांचेदार बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है आपके, बर्फ से ढके रास्ते पर रेत क्यों डाली जाती है, तो इसका भी यही कारण है कि जो रास्ते बर्फीले पहाड़ों पर होते हैं वहाँ पे ढलान एक तो ज़्यादा होता है, और दूसरा बर्फ़ के कारण जो सड़क होती है, रास्ता होता है, वो उसका घर्षण जो है वो कम हो जाता है, तो उससे क्या है कि वाहन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, और वो फिसल के पीछे आते हैं। तो उसके ऊपर रास्ते पे रेत डालने से क्या है उनके घर्षण बढ़ जाता है, जिससे कि वाहन थोड़ा आसानी से चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानें जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होते हैं। तो इसमें आपके ढोलक जो होती है, ढोलक के अंदर आपके तानित झिल्ली या फिर आपके जो ढोलक का ऊपर मढ़ा हुआ चमड़ा होता है उसके अंदर कंपन होने के कारण ढोलक में स्वर या ध्वनि उत्पन्न होती है। और उसी प्रकार से सितार के अंदर तार होते हैं, उनके अंदर कंपन होता है। बांसुरी के अंदर वायु स्तंभ या जो वायु होती है उसका जो कंपन होता है उसके कारण स्वर उत्पन्न होता है। और वीणा के अंदर भी तार होते हैं, उनके कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं और इनके 3 उपयोग लिखिए। तो विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत द्वारा धातुओं पर लेपन करने की जो विधि होती है उसको विद्युत लेपन कहा जाता है।
और बहुत सारी जो धातुएं होती हैं, जैसे बहुत सी बार लोहे के वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए तथा चमक के लिए उस पर तांबे, निकल या क्रोमियम का लेपन किया जाता है। एक तो ये कारण हो गया, इसका उपयोग हो गया। और बाकी जो उपयोग है, जैसे कुछ जो अपने धातुओं के आभूषण होते हैं उनके ऊपर सोने और चांदी की का लेपन कर देते हैं, जिससे कि वो जो आभूषण होते हैं वो आकर्षक होते हैं और उनकी जो है कीमत बढ़ जाती है। इस प्रकार से आप इनके उपयोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सौर परिवार के सदस्यों के नाम बताइए और उनकी गति किस प्रकार नियंत्रित होती है वो भी बताना है। तो आपको सौर परिवार के सदस्यों के नाम बताने थे। जैसे सौर परिवार में सूर्य जो है वो मुख्य हो गया और उसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं 8 ग्रह हैं, तो उनके ग्रहों के नाम लिखने थे। जो जैसे बुध, शुक्र, शनि, जो है मंगल, पृथ्वी और अरुण, वरुण, यम, बृहस्पति वगैरह, ये इनके सबके नाम लिखने थे। और इनकी गति को किस प्रकार नियंत्रित होती है, तो गति किस प्रकार नियंत्रित होती है, जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं तो वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर, वो सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके प्रभाव में एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ही उनकी गति का नियंत्रण होता है। ये आपको लिखना था। नेक्स्ट है आपके तारे और ग्रह में अंतर बताइए। तो तारे और ग्रह में अंतर जो है ये लिखा हुआ है। जो पहला अंतर होता है कि तारे तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और एक विशाल पिंड होते हैं, जबकि ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। और तारे टिमटिमाते हैं और जो ग्रह होते हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं। तारे का जो ताप होता है वो बहुत अधिक होता है और ग्रह का ताप बहुत कम होता है। इस प्रकार से आपको इसके अंदर अंतर लिखने थे। नेक्स्ट है आपके उर्वरक क्या है और अधिक उर्वरकों के उपयोग से क्या हानियाँ होती हैं। तो उर्वरक क्या है, एक ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपने खेत में फसल बोते हैं उनके लिए जो कुछ तत्वों की कमी होती है उनकी पूर्ति करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, वो उर्वरक कहलाते हैं। और उर्वरक के उपयोग से हानि क्या क्या हो सकती है, इससे तो एक तो कुछ तत्वों की मात्रा जो ज़मीन में बढ़ जाती है और बाकी जो तत्व होते हैं उनकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो भूमि की उर्वरक शक्ति है वो भी कम होने लगती है और जो उर्वरक शक्ति लंबे समय तक नहीं बनी रहती है और उसकी जो मिट्टी जो होती है, हमारी जो भूमि होती है वो अनुपजाऊ होती जाती है, धीरे धीरे बंजर होती जाती है। और दूसरा जो इसका हानि है वो है कि जो भूमि की जल धारण क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। इस प्रकार से आप इसकी हानियाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है खाद क्या है और इसके क्या लाभ हैं। तो खाद जो वे पदार्थ होते हैं जो हमारे फसलों के लिए आवश्यक सूक्ष्म जो तत्व होते हैं उनकी पूर्ति करते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और इस प्रकार से। और ये खाद जो है प्राकृतिक पदार्थ होते हैं और इनके लाभ क्या क्या हैं, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको लंबे समय तक बनाए रखते हैं एक तो। और दूसरा जो है इनके उपयोग से क्या होता है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो लाभदायक फसलों के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि होती है, तो इससे उत्पादन अच्छा होता है। और दूसरा जो है इसके और भी मैंने लाभ इसके नीचे लिखे हुए हैं खाद के लाभ, जैसे मिट्टी की जल धारण क्षमता है उसको बढ़ा देते हैं ये, और मिट्टी भुरभरी और सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है और मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार से इसके लाभ आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है इसी के अथवा में जो आपके क्वेश्चन था, सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई क्या होता है, सिंचाई की परिभाषा मैंने लिख रखी है, जैसे पेड़ पौधे और फसलों जो होती है उनकी नियमित वृद्धि के लिए उनको वर्षा के अलावा भी उनके जल को कृत्रिम रूप से जो सिंचाई जल देना उनको सिंचाई कहलाता है। पेड़ पौधों को कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई के जो संरक्षण जो है, जल संरक्षण वाली सिंचाई की विधियाँ आपको लिखनी है। तो एक तो हो गया आपके फव्वारा पद्धति जिसमें फव्वारे लगा के सिंचाई की जाती है इस प्रकार से, और दूसरी आपकी ड्रिप सिंचाई या फिर उसको बूंद बूंद सिंचाई, टपक सिंचाई भी कहते हैं। ये जो दोनों विधियां हैं इनके आपके 2-3 लाइनें आप के अंदर वर्णन कर सकते हैं। ये दोनों आपके जल संरक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट है आपके खरपतवार क्या हैं और हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो हम खेत के अंदर जो फसल बोते हैं उसके साथ में कुछ जो पौधे अनावश्यक रूप से उग जाते हैं जो अवांछित होते हैं, और उनसे क्या होता है, वो फसल के लिए जो उपयोगी खाद और जो आवश्यक तत्व होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनको जो फसल की जगह वो खुद ग्रहण कर लेते हैं, तो इसलिए फसल के लिए उन तत्वों की कमी हो जाती है और जो जल की भी है वो कमी हो जाती है फसल के लिए। तो इसलिए खरपतवार जो है फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको वहाँ से हटाना जरूरी होता है। तो इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, तो नियंत्रण कैसे करते हैं, निराई गुड़ाई करके, कुदाली से खुदाई करके इनको उनको नष्ट करते हैं। या फिर दूसरा जो तरीका है, हम खेत के अंदर हर्बिसाइड का छिड़काव करते हैं, जो शाकनाशी जो दवाइयाँ होती है उनका छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो हानिकारक पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं
और बाकी जो पौधे अपने स्वस्थ पौधे होते हैं और जो हमारे लिए उपयोगी पौधे होते हैं, जो फसल के पौधे होते हैं, वो रह जाते हैं। इस प्रकार से इसका नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए और विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण द्वारा समझाइए। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया वह उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जहां एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। जैसे उदाहरण के लिए ये कॉपर सल्फेट है, इसमें क्या है, कॉपर और सल्फेट दोनों का विलयन है। तो कॉपर सल्फेट में से ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को खुद को यहाँ से हटा के खुद इसके स्थान पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यही जो क्रिया है, यहाँ पे जिंक ने इसको विस्थापित कर दिया है कॉपर को, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके परावर्तन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, परावर्तन के नियम लिखिए। और नेक्स्ट है आपके मानव नेत्र का चित्र बनाना। इसमें आपको जो मानव नेत्र है उसका चित्र बनाना था और आप नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे इसमें आपको समझाना था। इसमें नेत्र की देखभाल करने के लिए जो उपाय होते हैं वो लिखने थे। और परावर्तन का देख लेते हैं। परावर्तन प्रकाश की किसी सतह से टकराकर लौट जाना जो होता है वो परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन के नियम क्या है? तो परावर्तन के दो नियम होते हैं मुख्यतः। एक तो होता है आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, यानी कि I = R। I मतलब आपतन कोण और R आपका परावर्तन कोण, इन दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट नियम है आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दोनों आपके परावर्तन के नियम हो गए। और परावर्तन के प्रकार जो हैं वो देख लेते हैं। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, इसको विसरित परावर्तन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो आपके लास्ट क्वेश्चन आया था परीक्षा में, ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए। ताजमहल की सुंदरता क्यों नष्ट हो रही है उसका वर्णन करना था आपको। तो इसके अंदर ताजमहल की सुंदरता नष्ट होने के कारण आप लिख सकते थे, जैसे कि जो ताजमहल की सुंदरता नष्ट होने का कारण है वो है अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा कैसे होती है? जो हमारे वायुमंडल के अंदर एक सल्फ्यूरिक ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, और एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड NO2। ये जो दो गैसें होती है ये क्या होता है, जल के साथ मिल जाती है। तो जल के साथ मिलने से क्या होता है, वर्षा जल के साथ मिलने से सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है इमारत पर गिरते हैं तो जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इमारतें होती है, दीवारें होती है, उनको क्या होता है, नष्ट कर देते हैं। उनके अंदर पीलापन आ जाता है और उनका संक्षारण होता है, और इसी को संगमरमर का कैंसर भी कहा जाता है। तो इसी के प्रभाव में ताजमहल का जो रंग है वो भी पीला पड़ रहा है और उसका जो पत्थर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़राब हो रहे हैं। तो इसी को आपको ताजमहल की जो सुंदरता के ऊपर संकट है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसका वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके 8वां में आया था, पौधागर प्रभाव को समझाइए और पौधागर गैसों के नाम लिखिए। और नेक्स्ट है आपके पेयजल के 3 गुण लिखिए। तो पेयजल के क्या क्या गुण होने चाहिए कि वो सूक्ष्म जीवों से रहित होना चाहिए, उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल कण होते हैं, गंदगी होती है वो नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से वो ताज़ा होना चाहिए। इस प्रकार से आपको 3 गुण लिखने थे इसमें। और पौधागर प्रभाव का देख लेते हैं हम। तो इसके अंदर आपको लिखना था कि पौधागर प्रभाव जो होता है इसको हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं ना। और ये वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और गैसीय जल, जिसको जलवाष्प भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली अवरक्त जो किरणें होती है उनको अवशोषित कर वायुमंडल को गर्म कर देती हैं। और इस प्रभाव को पौधागर प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, पौधागर प्रभाव के लिए, वो कौन कौन सी हैं, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, गैसीय जल या जलवाष्प हो गया। ये जो गैसें हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। तो आप अपने आंसर फिर से ये वीडियो अच्छे से देख के मिला लीजिए और अपने नंबर भी कैलकुलेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।